स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज मैप के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे चाइना के अंदर मिलिट्री कू यानी कि तख्ता पलट की न्यूज की। उसके बाद बात करेंगे यूएस और पाकिस्तान के बीच F-16 पर हुई $450 मिलियन के डील के बारे में एंड एस जयशंकर जी ने वॉशिंगटन डीसी में इस डील के ऊपर क्या बोला है। इसके बाद हम बात करेंगे रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस की, जहां पर रशिया बहुत ही जल्द यूक्रेन के ईस्टर्न एंड सदर्न रीजन में रेफरेंडम करवा सकता है। एंड लास्टली दोस्तों हम बात करने वाले हैं शिंजो आबे की, जिनको रिसेंटली असैसिनेट किया गया और आज उनका फ्यूनरल है। तो देखेंगे किस तरह से उन्होंने इंडो जापान टाइज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली काफी सारी न्यूज हमें देखने को मिली जहां कहा गया कि चाइना में मिलिट्री कू हो चुकी है, यानी कि तख्ता पलट हो चुका है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को डिपोज करके मिलिट्री जनरल ली क्वामिंग नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे। तो हम आज बात करेंगे कि चाइना में मिलिट्री कू होने के चांसेस नेग्लिजिबल क्यों हैं और ये र्यूमर कहां से और क्यों स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को एड्रेस करते हैं। देखिए, शी जिनपिंग 2013 से चाइना के प्रेसिडेंट हैं और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी, और अक्टूबर में होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 5 ईयरली कांग्रेस में उनको सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी का 3rd 5 ईयर टर्म मिलने वाला है, जो उनको माओ जेडोंग के बाद लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर बनाता है। दोस्तों, वैसे तो शी जिनपिंग की जीरो टॉलरेंस कोविड पॉलिसी और करप्ट लीडर्स पर क्रैकडाउन की वजह से चाइना में एंटी इनकम्बेंसी तो है, पर सीसीपी के एल्डर्स एंड सीनियर पार्टी लीडर्स अभी भी शी जिनपिंग को ही फेवर करते हैं एंड इसी वजह से इस समय पर कू होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये र्यूमर स्टार्ट कैसे हुई। र्यूमर के अकॉर्डिंग जब शी जिनपिंग SCO समिट के लिए समरकंद उज्बेकिस्तान पहुंचे तो चाइना में मिलिट्री जनरल ली क्वामिंग ने पावर कंसोलिडेट कर ली एंड जब समरकंद से शी जिनपिंग बीजिंग में लैंड हुए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये र्यूमर 3 रीजंस की वजह से स्टार्ट हुई। फर्स्ट, समरकंद से आने के बाद शी जिनपिंग की पब्लिक इवेंट से एब्सेंस। सेकंड, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बीजिंग के अराउंड 9000 फ्लाइट्स कैंसिलेशंस। एंड थर्ड, US बेस्ड चाइनीज फॉलन गॉन्ग सपोर्टर्स के बीजिंग की तरफ बढ़ते हुए मिलिट्री कन्वॉयज के ऊपर कुछ ट्वीट्स। और दोस्तों, एक और रीजन हम इंडियंस की विशफुल थिंकिंग और 2020 लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद एंटी चाइना फीलिंग है। तो सबके माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि अगर चाइना में कू नहीं हुई है तो शी जिनपिंग कहाँ हैं? तो चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के अकॉर्डिंग फॉरेन ट्रैवल के बाद एटलीस्ट 14 डेज के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है एंड समरकंद SCO समिट के बाद शी जिनपिंग पब्लिक इवेंट्स में इसलिए नहीं दिख रहे हैं बिकॉज इस पॉलिसी के अंडर वो क्वारंटाइंड है। तो दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली ये न्यूज फेक है एंड चाइना के अंदर कोई मिलिट्री कू नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज के ऊपर मूव ऑन करते हैं। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में एक मीटिंग के दौरान USA को पाकिस्तान के साथ F-16 की डील पर क्रिटिसाइज किया। रिसेंटली USA ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की फ्लीट के ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के लिए $450 मिलियन का पैकेज अनाउंस किया। दोस्तों, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में पाकिस्तान के साथ सारे मिलिट्री एंड सिक्योरिटी रिलेटेड टाइज एंड कर दिए थे एंड ये $450 मिलियन का पैकेज जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पाकिस्तान की तरफ लीनिंग दिखाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से US ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टाइज को वापस से रिकिंडल करने का सोचा। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो काबुल अफगानिस्तान में US ड्रोन स्ट्राइक द्वारा अयमान अल ज़ुहारी की किलिंग पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के इनपुट से हुई, जिसके लिए US अब पाकिस्तान को रिवॉर्ड करना चाहता है। साथ ही पाकिस्तान में इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ का पावर में आना US के चेंज्ड माइंडसेट का रीजन हो सकता है। दोस्तों, साथ ही US के अकॉर्डिंग जैसे इंडिया 5th 6th सितंबर को US एंड जापान के साथ क्वाड की मीटिंग्स कर सकता है एंड उसके बाद चाइना एंड रशिया के साथ समरकंद में SCO समिट अटेंड कर सकता है, उसी तरह US भी इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज करने की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि F-16 के पैकेज में US पाकिस्तान को कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया
वेपन नहीं भेज रहा, बस पाकिस्तान के पास एग्जिस्टिंग F-16 एयरक्राफ्ट्स की रिपेयर्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए ये पैकेज दिया गया है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आज के समय पर पाकिस्तान के पास US F-16 से ज्यादा चाइनीज JF-17 थंडर फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान को ये डील ऑफर करके US पाकिस्तान को चाइना से दूर करना चाहता है। साथ ही US के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी एयरफोर्स की US फोर्सेस के साथ इंटर ऑपरेटेबिलिटी और ऑनगोइंग काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को सस्टेन करने के लिए F-16 पाकिस्तान के लिए एसेंशियल हैं। पर अगर हम US के काउंटर टेरर ऑपरेशंस को देखें तो वहां मोस्टली ड्रोन्स यूज होते हैं, ना कि F-16, एंड इसीलिए US की ये एक्सप्लेनेशन हम इंडियंस के लिए इनडाइजेस्टेबल है। फरवरी से चल रही यूक्रेन की रशियन इन्वेजन अब फाइनल स्टेजेस में पहुंचती हुई नजर आ रही है। रिसेंटली न्यूज आ रही है कि रशिया बहुत ही जल्द सदर्न और ईस्टर्न यूक्रेन में रेफरेंडम कंडक्ट करवा सकता है एंड फॉर्मली यूक्रेन के अबाउट 15% टेरिटरी को एनेक्स कर सकता है। सदर्न यूक्रेन में लोकेटेड ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन रीजन और ईस्टर्न यूक्रेन में लोकेटेड डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रीजन में जल्द ही फेक रशियन रेफरेंडम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि रशिया को इन रीजन्स में रेफरेंडम कराने में और यूक्रेनियन टेरिटरी को एनेक्स करने में कितना टाइम लग सकता है। तो अगर हम 2014 की रशिया की क्रीमियन एनेक्सेशन देखते हैं तो 22 फरवरी 2014 में रशिया ने क्रीमिया का कंट्रोल लिया और 16 मार्च को रेफरेंडम करवाया एंड 21 मार्च को फॉर्मली क्रीमिया को रशिया का पार्ट बना लिया। यानी कि अबाउट अ मंथ में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। इसका मतलब ये है कि रेफरेंडम होने के विदिन 1 वीक में हमें यूक्रेन के सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट की एनेक्सेशन देखने को मिल सकती है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वेस्ट इसके बारे में कुछ कर सकता है। देखिए, रशिया पर 2014 से इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस 2022 की यूक्रेन इन्वेजन के बाद और टाइट हो चुके हैं, तो वेस्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस को और टाइट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस वेस्ट चाइना और इंडिया को रशिया के अगेंस्ट कन्विंस कर ले, जिसके होने के चांसेस ना के बराबर हैं। इसके अलावा वेस्ट यूक्रेन को सोफिस्टिकेटेड वेपन्स प्रोवाइड करके हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली यूएस ने यूक्रेन को नसाम यानी कि नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सप्लाई किए, पर इसके अलावा नेटो एंड वेस्ट कुछ नहीं कर सकता। देखिए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन को इन्वेड करने का मेन रीजन यूरोपियन जियोपॉलिटिक्स को रशिया के फेवर में रीअरेंज करना था, बट रशियन इन्वेजन की वजह से हमें री एनर्जाइज्ड नेटो देखने को मिला और रिसेंटली स्वीडन एंड फिनलैंड ने अपनी न्यूट्रलिटी को साइडलाइन करते हुए नेटो ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। यानी कि जो पुतिन चाहते थे उसका उल्टा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज पर मूव ऑन करते हैं। तो चलिए लास्ट न्यूज पर मूव ऑन करते हैं। अभी रिसेंटली 8 जुलाई को जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को असैसिनेट कर दिया गया एंड आज उनके फ्यूनरल में वर्ल्ड लीडर्स शिरकत कर रहे हैं। दोस्तों, शिंजो आबे के कार्यकाल में इंडिया और जापान की रिलेशनशिप नई ऊंचाइयों पर पहुंची। 2014 में इंडिया ने जापान के साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया एंड 2015 में डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया। 2016 में इन्हीं के अंडर इंडो जापान सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। दोस्तों, इसके अलावा 2007 में शिंजो आबे ने इंडिया में एक स्पीच दी जिसका टाइटल था कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज, जिसके बाद इंडो पैसिफिक एंड इस रीजन की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारी मेन स्ट्रीम फॉरेन पॉलिसी में ऐड हुई। एंड 2017 में शिंजो आबे के प्रयास के बाद जापान, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड की एस्टैब्लिशमेंट करी एंड साथ ही 2019 की 2+2 मीटिंग्स के बाद इंडिया ने जापान के साथ ACSA यानी कि एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट साइन किया। दोस्तों, इसके अलावा इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन शिनकानसेन सिस्टम यानी कि बुलेट ट्रेन शिंजो आबे का इंडिया को गिफ्ट है एंड हेंस शिंजो आबे के अंडर इंडो जापान रिलेशंस को और डेप्थ मिली। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं एंड होती है। मेरा नाम है रोहन त्यागी और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।